हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एएस नंबर 12 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, जो कि हमारा बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। ठीक है, आइए मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है कि ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट्स, आखिर ये गवर्नमेंट ग्रांट्स होता है क्या, पहले उसके डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे, देन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो आप राइट डाउन करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट ग्रांट्स आर एक्सिस्टेंस आर एक्सिस्टेंस आर एक्सिस्टेंस by by the government by the government in cash or kind to an enterprise to an enterprise to an enterprise for past or future compliance compliance with with certain certain conditions। अब डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आखिर कहता है क्या जो हमारी डेफिनेशन है गवर्नमेंट ग्रांट्स की, क्या आखिर कहती है क्या है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, किसको ग्रांट से देती है, आम पब्लिकों को, जो कि एंटरप्राइजेस को रन करते हैं। ठीक है, जो कि पास्ट और फ्यूचर की जो भी कंप्लाइंसेस है, ठीक है, जो भी कोई सर्टेन कंडीशंस अगर उनको फुलफिलमेंट करते हैं, देन उनको मिलती है ग्रांट्स। ग्रांट्स यानी कि छूट मिलती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, चाहे वो कैश में मिले या फिर काइंड में मिले। सो इसके जैसे कि एग्जाम्पल होगा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब्सिडीज 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 होगी, और कैश इंसेंटिव हो गया, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। लाइक जैसे कि सब्सिडी तो आप जानते होंगे, और कैश इंसेंटिव भी आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे सब्सिडीज आपको मिलती है वो भी एक तरीके से ग्रांट होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आम पब्लिकों को दी जाती है। जैसे कि राशन हो गया, राशन के अंदर में भी आपको ग्रांट्स मिलती हैं। ठीक है, जैसे सब्सिडीज हो गई, ये भी एक आपकी ग्रांट होती है। ठीक है, और ये चाहे हमें कैश में मिले या फिर काइंड में मिले। सो इसके बाद आप हम करेंगे जो कि इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स की। इसके अंदर में आते हैं हमारे दो अप्रोच आते हैं। फर्स्ट आता है आपका कैपिटल अप्रोच, सेकंड आता है आपका इनकम अप्रोच। तो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट इज सेकंड, जो कि आपका अकाउंटिंग फॉर फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट ग्रांट्स। फर्स्ट इज कैपिटल अप्रोच। Second is first is your capital approach. Second is your income approach. Income approach. अगर कैपिटल अप्रोच की बात करते हैं तो ये होता है आपका पार्ट ऑफ शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड। एंड जो आपका इनकम अप्रोच है वो होता है एज इनकम दैट इज दैट इज क्रेडिट इन क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम अप्रोच है जो कि क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड कैपिटल अप्रोच है जो कि जो पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड का। एंड नेक्स्ट आता है आपका
नॉन मॉनेटरी ग्रांट। ठीक है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट इज योर, थर्ड इज नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट को राइट डाउन करेंगे। ग्रांट ग्रांट कैन बी in the in the form in the form of land, other other resources resources given at given at concessional rates rates. And in these cases in these cases it is it is it is usual to account for account such for such assets at the at their at their acquisition 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 cost and nominal value. It assets given assets is given free, यानी कि जो कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट ऐसे जैसे कि गवर्नमेंट ने जो कि ग्रांट दिया है, ठीक है, आपको लैंड दी है, फॉर एग्जांपल आपको ग्रांट में आपको लैंड दी है, और लैंड की जो कि मार्केट वैल्यू जो कि है 5 करोड़ की है। ठीक है, 5 CR की मार्केट वैल्यू है लैंड की, बट उन्होंने आपको ग्रांट दे दी। ठीक है, आप बिजनेस को रन करना चाहते हो, ठीक है, सो आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी। लैंड लैंड ही आपको ग्रांट में दे दी, उन्होंने दे दी ग्रांट, जो कि आपको 5 लाख में जो कि ग्रांट दे दी। ठीक है, 5 लाख में आपको वो लैंड सेल कर दी, या फिर ग्रांट में दे दी। ठीक है, आपको ग्रांट में दे दी, ठीक है, 5 लाख में। सो उसके बाद अगर आप बैलेंस शीट में जो कि लैंड को शो करोगे, वो क्या आप 5 करोड़ से करोगे, ठीक है, या फिर 5 लाख से करोगे। ठीक है, तो उसकी बात आती है। ठीक है, तो कितने से आप शो करोगे, तो वो अब करोगे जैसे कि इसमें भी लिखा है हमारा। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट पे ही आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट जो कि आपने 5 लाख में जो कि आपकी तरफ से 5 लैक्स ही 5 लाख में ही आपने आपको मिली है वो ग्रांट में आपने पे करे हैं 5 लाख। सो आप रिकॉर्ड करोगे एक्विजिशन कॉस्ट पर एंड नॉमिनल वैल्यू, यानी कि जो कि अगर आपको वही लैंड अगर वो आपको गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देती है, ठीक है, आपसे भी कोई भी चार्ज नहीं करते। अगर आप कंप्यूटरलाइज्ड अगर आप अकाउंटिंग करोगे, सो अगर उसके अंदर में आप नील शो करोगे, ठीक है, नील शो करोगे तो आपकी नील शो करोगे तो वो उसमें आप पकड़े जाओगे। सो आप जो नॉमिनल वैल्यू है एसेट की, तो आप उसको 1 से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आप बैलेंस शीट में शो करोगे लैंड के सामने, आप जो कि अमाउंट के कॉलम में 1 लिख दोगे। अगर आप नील लिखोगे तो वो उसमें आपको पकड़े जाने का उसमें डर होता है। ठीक है, सो ग्रांट में आपको वैल्यू आपको 1 ही लिखनी पड़ेगी। तो इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट, जो कि आता है आपका फोर्थ पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स में फर्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन ग्रांट एज इनकम। फर्स्ट इज ग्रांट एज इनकम। अगर आपको इनकम के ऊपर ग्रांट मिला है, तो वो क्रेडिट साइड
क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में शो करोगे। सो अगर आप नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड है, सेकंड सेकंड आपका ग्रांट रिसीव्ड फॉर, ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस। अगर आपको खर्चे करने के लिए, ठीक है, आपको ग्रांट्स रिसीव्ड होते हैं, तो देन वो उसका होगा आपका, राइट डाउन करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट द ग्रांट, द ग्रांट ग्रांट इन प्रॉफिट एंड, in profit and loss account, in profit and loss account only when expenses, only when expenses, when expenses, when expenses are incurred, are incurred, are incurred before that, before that, before that it is shown as, shown as liability, liability। आइए समझते हैं, ग्रांट आपको अगर एक्सपेंसेस करने के लिए आपको अगर ग्रांट रिसीव्ड होती है, सो वो आपका क्रेडिट होता है ग्रांट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनली व्हेन, जब आपका एक्सपेंसेस जब आपका इनकर्ड होगा तब ही आप उसे रिकॉर्ड करोगे। अगर वो आपका जो एक्सपेंसेस है अगर वो आपका इनकर्ड नहीं होगा तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका, थर्ड आता है, थर्ड आता है आपका प्रेजेंटेशन का। वो आता है आपका फॉर करंट एसेट्स, फॉर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्रेडिट दी, क्रेडिट दी ग्रांट टू, ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अगर आप करंट एसेट्स को अगर परचेज करना चाहते हो, उसके उसके बिहाफ पे अगर आपको ग्रांट मिलता है, सो वो आपका क्रेडिट होगा, आपका क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में वो आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आएगा एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड एरिया हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड एरिया। सो अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूट करता है बैकग्राउंड एरियाज में, सो वो आपका वो भी क्रेडिट होता है ग्रांट्स कैपिटल रिजर्व में। लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो कि है एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, एज प्रमोटर contribution, contribution as promoter contribution on the behalf of background area. So credit the, credit the and credit the grant to capital, capital reserve। तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। एंड सेकंड आता है आपका, सॉरी फिफ्थ आता है आपका बाय लोन, बाय लोन ग्रांट, ग्रांट बाय लोन ग्रांट, यानी कि अगर आपका कोई भी लॉसेस है, ठीक है, आप उस बिजनेस को आप बंद करना चाहते हो, आपका लॉसेस अगर ज़्यादा हो जाता है, सो आप अगर उसको अगर आप पे नहीं कर पाते, सो आपको गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो आप उसे क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जो कि आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में आता है आपका मेथड्स आते हैं, ठीक है। सिक्स इज योर फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड में फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में आते हैं हमारे मेथड्स आते हैं, टू मेथड्स,
ठीक है। फर्स्ट आता है डिडक्शन मेथड। फर्स्ट इज योर डिडक्शन मेथड। डिडक्शन मेथड को राइट डाउन करेंगे जो कि करता है डिडक्ट दी ग्रांट फ्रॉम दी gross value of the gross value of the asset। जो ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, फिक्स एसेट का ग्रॉस वैल्यू, उसमें से जो आपका डिडक्ट होगा, सो उतने तक का आपको ग्रांट रिसीव्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज योर डेफर्ड इनकम मेथड। नेक्स्ट इज डेफर्ड इनकम इनकम मेथड। डेफर्ड इनकम मेथड राइट डाउन करेंगे डेफर्ड इनकम मेथड को। ट्रीट दी treat the grant as grant as deferred deferred income deferred income and and recognize recognize it it in the profit and loss account over the useful life useful life useful life of the of the assets। So जो कि है डेफर्ड इनकम मेथड, जो कि ट्रीट करता है ग्रांट्स को, जो कि डेफर्ड इनकम एंड रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। अगर आपका ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स होगा, सो आपका जो कि होगा डेफर्ड इनकम या फिर रिकॉग्नाइज्ड जो कि आपका ट्रेड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आपका ट्रांसफर होगा। एंड नेक्स्ट है अगर, ठीक है, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। नेक्स्ट इज योर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। आखिर हमारा रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या कहते हैं, जो कि अगर हमारी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, अगर उन कंडीशंस को अगर आप फुलफिलमेंट नहीं करते हो, सो आपको गवर्नमेंट ने जो आपको ग्रांट्स दिए वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें भी आपके दो तरीके से होते हैं। अगर आपका रिवेन्यू से अगर आपका जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है, ठीक है, एज अ रिवेन्यू, सो आपको वो भी आपको रिफंड करना पड़ जाएगा। ठीक है। या फिर आपको फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ठीक है, अगर उसके तौर पे आपको ग्रांट मिला है, सो उसको भी आपको रिफंड करना पड़ सकता है। सो आइए करते हैं, राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करेंगे इफ a grant becomes refundable refundable the treatment the accounting treatment treatment accounting treatments depends on the nature of the nature of the grant। ठीक है, आपका डिपेंड्स करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, जो कि आपका नेचर ऑफ ग्रांट्स है।
ठीक है, जैसे कि बोला था नेचर ऑफ ब्रांड्स में, जो कि फर्स्ट बोला था, अगर आपका रिवेन्यू नेचर का होगा या फिर आपका फिक्स्ड एसेट्स नेचर का होगा। सो फर्स्ट बात करते हैं हम रिवेन्यू नेचर का। सो हेडिंग डालेंगे फॉर फॉर ग्रांट्स रिलेटेड टू रिवेन्यू। अगर आपका रिवेन्यू से रिलेटेड ग्रांट्स है, सो आपको द अमाउंट रिफंडेबल अमाउंट रिफंडेबल is adjusted is adjusted against any unamortized unamortized deferred credit deferred credit deferred credit if the refund if the refund if the refund exceeds the exceeds the deferred credit deferred credit deferred credit. The balance is charged to the charged to the profit and loss account, ये जो कि आपका रिफंडेबल होगा एडजस्टमेंट एंड द अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट का। ठीक है, सो आपका अगर रिफंड एक्सीड कर जाता है डेफर्ड क्रेडिट से, सो आपका चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। नेक्स्ट आता है आपका फोर ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। फोर ग्रांट्स grants related to fixed assets fixed assets fixed assets से related, the increase the book value। first is increase the book value, या फिर बुक वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस द कैपिटल कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट के जो आपका फिक्स एसेट्स है, ठीक है, उसकी जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है एसेट्स की। और सेकंड है आपकी जो रिड्यूस हो जाती है कैपिटल रिजर्व। सो आपका डिपेंडिंग करता है आपका ओरिजिनल ट्रीटमेंट पे। किस पे डिपेंडिंग करता है? डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रीटमेंट, जो कि डिपेंड करता है आपके ओरिजिनल ट्रीटमेंट पे। तो इसी के साथ में हमारा एएस नंबर 12 इसी के साथ में एंड होता है, जिसको कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 भी कहते हैं। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो हम नेक्स्ट करेंगे एएस नंबर 9 या 11, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, किसको स्टार्ट करना चाहिए हमें नेक्स्ट एएस नंबर। सो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।